हेलो बच्चों, ये झारखंड बोर्ड JCERT की क्लास 8 की भूगोल की बुक है और इसका एक पार्ट पहले ही आ चुका है। ये मेरा दूसरा पार्ट है और इसमें अब हम कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 है कृषि। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट होता है ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो तो। सो यू कैन हैव अ लुक एट द PDF हेयर। सो यहाँ तक ऑलरेडी हमने अपनी पढ़ाई कर ली है। यहाँ तक ऑलरेडी हमारी पढ़ाई हो चुकी है। कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को शामिल किया जाता है। तो कृषि में दोनों आता है, फसल उत्पादन भी आता है और पशुपालन भी आता है, दोनों आता है। विश्व में 50% एवं भारत की 2/3 जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। अब ऐसा है कि विश्व का 50% जनसंख्या और भारत का 2/3 जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि पर निर्भर है। कृषि कार्य के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है? तो कुछ भौतिक कारक है, कुछ नेचुरल प्राकृतिक रीजन हो सकते हैं। प्राकृतिक फैक्टर्स क्या क्या है देखते हैं। यह अनुकूल स्थलाकृति। सबसे पहला जमीन जो होना चाहिए, जमीन या तो वो समतल होना चाहिए, अगर वो इस टाइप का स्लोपिंग वाला जमीन है तो वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहाड़ी वाला इलाका या फिर खाई वाला इलाका। तो अनुकूल स्थलाकृति मतलब जमीन का आकार देखना पड़ेगा। मृदा, मिट्टी कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। और जलवायु, मौसम कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। आर्थिक कारक क्या क्या है? पूंजी, आधुनिक तकनीक, उर्वरक, उन्नत बीज। खेती करना है तो पैसा चाहिए, आधुनिक तकनीक चाहिए, मशीन वगैरह चाहिए, उर्वरक खाद वगैरह चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, केमिकल चाहिए, अच्छी क्वालिटी का बीज चाहिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कृषि के लिए भौतिक कारक क्या क्या है? तो जवाब देना होगा अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कृषि के लिए आर्थिक कारक कौन कौन है? तो पूंजी, आधुनिक तकनीक, उर्वरक, उन्नत बीज। अब ऐसा है कि जिस भूमि पर खेती किया जा सकता है उस भूमि को कृषि योग्य भूमि कहते हैं या कृषिगत भूमि कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कृषिगत भूमि क्या है? तो आप बोलेंगे ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है उसको कृषिगत भूमि कहते हैं। दुनिया भर में जो कुल भूमि है उसका 11% भाग ही कृषि योग्य है। लेकिन अगर भारत में देखें तो भारत का में जो भूमि है उसका 75% कृषि योग्य है। तो भारत का कंडीशन बहुत अच्छा है दूसरे देशों के कंपैरिजन में। कृषि तंत्र देखते हैं। कृषि एक तंत्र की तरह कार्य करता है। इसमें हम लोग को पैसा लगाना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है, कुछ कार्य करने होते हैं और फिर हमको उत्पादन मिलता है। निर्गत मीन्स उत्पादन, वापस में कुछ मिलता है। कृषि निवेश के अंतर्गत हम लोग क्या क्या निवेश करेंगे कृषि के दौरान? बीज, उर्वरक, मशीन और श्रमिक, ये सारी चीजें हम निवेश करते हैं। कार्य क्या क्या होता है? जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, ये सारी क्रियाएं। मिलेगा क्या? ऊन, फसल, दूध, दुग्ध उत्पाद, दही, पनीर वगैरह मिलेगा। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी कृषि तंत्र। तो कृषि तंत्र में क्या क्या आता है? कृषि तंत्र निवेश करना होगा। क्या क्या निवेश करना होगा? भौतिक निवेश जो प्रकृति के द्वारा होगा। सूर्य का प्रकाश चाहिए, वर्षा चाहिए, मृदा, तापमान चाहिए, ढाल चाहिए। मानवीय निवेश, हम क्या निवेश कर सकते हैं? बीज, रसायन, मशीनरी, श्रम, भंडारण। प्रक्रम, काम क्या क्या करना होगा? जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई, कटाई। मिलेगा क्या उधर से? बदले में फसल मिलेगा। कृषि के प्रकार, कृषि 2 तरह का होता है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या है? तो निर्वाह कृषि एक ऐसा कृषि है जिसमें किसान अपने परिवार की आवश्यकता हेतु कृषि कार्य करता है। मान लीजिए कि एक किसान है, वो अपने फैमिली को खिलाने के लिए सिर्फ खेती कर रहा है, बेचने के लिए नहीं। तो ऐसे कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है निर्वाह कृषि क्या है? अच्छा, निर्वाह कृषि में मशीन्स का प्रयोग नहीं होता है, प्रौद्योगिकी की या तो बहुत कम टेक्नोलॉजी का यूज होगा, मशीन का यूज होगा, ट्रैक्टर वगैरह, या होगा ही नहीं। इसमें परिवार के लोग ही ज्यादातर काम करते हैं इन खेतों में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसमें बहुत ज्यादा उपज नहीं होता है, बहुत कम उपज होता है निर्वाह कृषि में, क्योंकि वो उगा ही रहा है सिर्फ अपने फैमिली के लिए, तो ज्यादा उपज नहीं होगा।
अब ये निर्वाह कृषि दो प्रकार का होता है, एक होता है गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या होता है? तो इसमें किसान साधारण औजारों से खेती करता है। अगर किसान साधारण औजारों का प्रयोग करके खेती कर रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि। जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी अगर है आपके पास तो आप उसको कृषि कार्य के लिए लगा सकते हैं। एक साल में एक से ज्यादा फसलें उगाई जाती है गहन निर्वाह कृषि में। एक ही साल के अंतर्गत आप अलग अलग चीज उगा सकते हैं। ये कृषि कहाँ पे होगा? तो ऐसा कृषि उन देशों में होगा जहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है, जहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ज्यादातर फसल उगाया जाता है। गहन निर्वाह कृषि में ज्यादातर फसल उगाया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई वगैरह ठीक ठाक है, पानी वगैरह की सुविधा वहां पे है, तो वहां पर गेहूं का उत्पादन भी होता है। ज्यादातर चावल होगा, लेकिन अगर सिंचाई की सुविधा ठीक ठाक है पानी वगैरह देने की, तब वहां पर गेहूं का भी उत्पादन होता है गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत। मक्का, तिलहन, दलहन ये सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। झारखंड में ज्यादातर चावल और मक्का उगाया जाता है, झारखंड में। अच्छा, ये जो गहन निर्वाह कृषि है ये कहाँ कहाँ होगा? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो कहाँ कहाँ होता है ये याद रखेंगे आप, इन सारे क्षेत्रों में होता है। भारत में भी गहन निर्वाह कृषि होता है। अब हम देखते हैं आदिम निर्वाह कृषि। तो सबसे पुराना तरीका है खेती करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं आदिम निर्वाह कृषि, सबसे पुराना तरीका। इसमें स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण होता है। स्थानांतरी कृषि क्या होता है देखो। अच्छा, क्वेश्चन क्या बनेगा? तो क्वेश्चन बनेगा कि कृषि कितने प्रकार के होते हैं। तो कृषि दो प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक होता है गहन निर्वाह कृषि और दूसरा होता है आदिम निर्वाह कृषि। अब आदिम निर्वाह कृषि भी दो तरह का होता है, स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण। स्थानांतरी कृषि क्या होता है? ये बहुत पुराना कृषि है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। जहां जहां भारी वर्षा होती है, जहां जहां जंगल झाड़ वाला एरिया है, वहां पर स्थानांतरी कृषि किया जाता है। किसान इन जगहों में जाता है, पेड़ों को काट के जला देता है, जला करके साफ कर देता है और फिर जो राख बनता है उस राख को मिट्टी में मिला देता है। मिट्टी में मिलाने से मिट्टी का उर्वरक क्षमता बढ़ जाता है। 3-4 वर्षों तक किसान उस जमीन पर खेती करता है, लेकिन 3-4 साल के बाद उस मिट्टी का उर्वरा शक्ति कम होने लगता है, उपजाने का शक्ति कम होने लगता है। और जब मिट्टी का उर्वरा शक्ति कम होने लगता है, तब किसान उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है। और स्थानांतरी कृषि को ही कर्तन और दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। तो किसान एक जगह पर पेड़ों को काटता है, जलाता है, जो राख बनता है उस राख को मिट्टी में मिला देता है और फिर वहां पर खेती करता है। 3 से 4 साल तक खेती करता है। उसके बाद उस मिट्टी का उर्वरक शक्ति जब कम होने लगता है, तब वो किसी और जगह पर चला जाता है। ये अमेरिका में होता है, मध्य अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में। इन एरियाओं के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो कमेंट में लिखिए, हम इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। भारत में ये असम में होगा, झारखंड में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा स्थानांतरी कृषि। अब लेकिन ऐसा है ना कि भारत में स्थानांतरी कृषि के ऊपर रोक लगा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि स्थानांतरी कृषि में वनों को काटा जाता है। वनों को काटने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्थानांतरी कृषि को पर रोक लगाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा चलवासी पशुचारण। तो ऐसा है, जो पशुपालक होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वो अपने पशुओं के साथ चारा और पानी के लिए, ऐसा है कि यहाँ पर अगर कोई चरवाहा रह रहा है अपने जानवरों के साथ, यहाँ का सारा घास वगैरह पानी वगैरह खत्म हो जाएगा गर्मी की वजह से, तो वो लोग किसी और जगह चले जाएंगे जहाँ का मौसम ठंडा है और जहाँ पे ठीक ठाक चारा है, ठीक ठाक पानी है, वहां पे चले जाएंगे। तो पशुचारण, चलवासी पशुचारण में यही होता है। जो चरवाहे होते हैं वो अपने जानवरों के साथ उन जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पे चारा और पानी की सुविधा होती है। ठीक है, ये जो चलवासी पशुचारण है, जो चरवाहे हैं, ये लोग क्या उत्पादन करते हैं? तो इनका जो उत्पादन होता है ये होता है दूध, मांस, ऊन, खाल, ये सारा इनका उत्पादन होता है।
इन्हीं चीजों का प्रोडक्शन ये करते हैं। मौसम के अनुसार ये लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। अच्छा, तो ये मिलेंगे कहाँ पर? ये भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन दो जगहों पर दो कम्युनिटीज हैं, गद्दी और गुर्जर लोग हैं। ये गद्दी लोग हैं और गुर्जर लोग हैं। ये लोग भेड़ और बकरियों को चराते हैं। गर्मी के दिनों में ये पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर ठंड पड़ती है। तो गर्मियों के सीजन में नीचे जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा होता है, यहाँ पर जानवर मर सकते हैं। इस समय पर ये लोग कहाँ चले जाते हैं? जानवरों को लेकर के पहाड़ों पर चले जाते हैं। यहाँ पर ठंडा लगता है और उनको ठीक ठाक चारा पानी वगैरह मिल जाता है। फिर जब जाड़े का दिन आता है, ठंडे का दिन आता है, तब ये वापस से पर्वतों के ऊपर से नीचे आ जाते हैं। अगर आप अफ्रीका में जाएंगे तो वहां पर एक जनजाति है, मसाई जनजाति। ये भी पशुचारण का ही काम करते हैं, चलवासी पशुचारण। एक जगह से दूसरे जगह ये लोग स्थानांतरण करते रहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाणिज्यिक कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी चीज़ नहीं समझ में आया है उसके लिए कमेंट करिएगा, आपको उसके लिए एक अलग वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।